नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का चैनल में स्वागत है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज के चैप्टर में देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, है ना। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार है क्या, यह शब्दावली कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का वर्णन किस भाग में है, इसके लिए कितने अनुच्छेद विहित किए गए हैं, साथ ही साथ मूल अधिकार का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ठीक है ना। उसके साथ साथ मूल अधिकार में संशोधन भी किए गए। मूल अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है, इस तरह के और कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जिसे आप सोच नहीं सकते, और यह 100% दावा रहता है कि वनडे कंपटीशन में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जिससे जरूर से जरूर एक प्रश्न आता है, जरूर से जरूर एक प्रश्न आना ही आना है। अब क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है यह है क्या, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान द्वारा भारतीयों को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। यह शब्दावली जो ली गई थी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई थी, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मूल अधिकार को स्थापित किया गया था। तो मैंने बताया था, एक ट्रिकी आपको बताया था, अ से अमेरिका और अ से अधिकार, ठीक है ना। क्योंकि आप मूल अधिकार में और मूल कर्तव्य में भटक जाते हैं। मूल कर्तव्य जो है वह सोवियत रूस से लिया गया था, ठीक है ना। तो जैसे दो बातें जहां कंफ्यूजन की होती हैं वहां एक ही को याद किया जाता है ना, जाना जाता है। तो जैसे कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार या मूल अधिकार लिया गया था, तो अ से अमेरिका, अ से अधिकार, इस तरह इस सीक्वेंस में इसको जान लेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह की व्यवस्था ली गई थी। साथ ही साथ जो इसकी व्यापकता है, मुख्य रूप से भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार लिए गए तो अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। हालांकि यूँ कहें तो अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकार जैसी व्यवस्था नहीं रही, लेकिन 1791 में और 10वें संविधान संशोधन द्वारा एक अधिकार पत्र अमेरिकी संविधान में जोड़ा गया, है ना, जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं। तो अमेरिकी संविधान में 10वें संशोधन द्वारा एक अधिकार पत्र जोड़ा गया जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं। वही अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार बना, ठीक है ना। और इस प्रकार की व्यवस्था जो है भारत में स्थापित कर दी गई, ठीक है ना। तो अमेरिकी संविधान में 1791 में मौलिक अधिकार लाया गया था जिसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है या अधिकार पत्र कहा जाता है। वही व्यवस्था भारतीय संविधान में स्थापित की गई थी, ठीक है ना। अब देखेंगे तो भारतीय संविधान में कैसे इसको लाया गया था, है ना, इसकी आवश्यकता भारतीय संविधान में कैसे पड़ी। तो आपने देखा कि जब अमेरिका के संविधान में 10वें संशोधन द्वारा, यह 1791 की घटना है, 10वें संशोधन द्वारा एक अधिकार पत्र लाया गया जिसे मूल अधिकार कहा गया। उसके बाद मूल अधिकार की प्रासंगिकता बढ़ गई, है ना, मूल अधिकार की प्रासंगिकता बढ़ गई। तो क्या हुआ कि फ्रांस ने भी इस तरह की व्यवस्था अपना ली, और देखेंगे कि फ्रांस में भी इस तरह की व्यवस्था अपनाई गई, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा, जो इतिहास पढ़े होंगे और डीपली जानते होंगे, कि लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी, हाँ। यानी कि मौलिक अधिकार के हनन के कारण लुई 16वां को फांसी दी गई थी। तो मूल अधिकार की व्यापकता जो है
ये प्रासंगिक है कि संविधान में इसे जोड़ा गया और जोड़ा जाना चाहिए। भारत में भी इस तरह की व्यवस्था अपनाई गई। हालांकि यूँ कहिए तो भारत में तो बहुत बाद में स्थापित की गई। भारत में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो लाया गया, मुख्य रूप से लाया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, है ना। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय रहा है, जो 1946 में भारत आया था, ठीक है ना। ये तो पिछला इतिहास आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी था। तो कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को स्थापित करने के लिए इसने क्या किया कि वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन या निर्देशन में एक परामर्श समिति बैठाई, है ना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत वल्लभ भाई पटेल को परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया और परामर्श समिति के परामर्श के परिणाम स्वरूप 7 प्रकार के मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में स्थापित करने की एक तरह से संतुति कर दी गई कि भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है समाहित होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि कभी प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का जन्म, ठीक है ना, ये कब हुआ था या किसकी संतुति के आधार पे किया गया था, इस तरह की बातें जो हैं बराबर कंपटीशन में पूछता रहता है, ठीक है ना। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो लाया गया था, इसी के आधार पर वल्लभ भाई पटेल को परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उस समिति के अध्यक्ष के, है ना, उस समिति के यानी परामर्श समिति की संतुति के आधार पे भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार की स्थापित करने की संतुति कर दी गई, ठीक है ना। अब देखिए कि मौलिक अधिकार की व्यापकता कैसे होगी, ठीक है ना। इसे देखेंगे तो भारतीय संविधान में मुख्य रूप से अब देखेंगे कि भारतीय संविधान में भाग 3 इसके लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 क्या कहता है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन करता है, ठीक है ना। और भाग 3 कहता है, हमने जब पिछली वीडियो भाग से पढ़ाया था तो आपको उसका डिफिनेशन करके बताया था। तो भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। इसके अंतर्गत कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें कुछ जो अनुच्छेद तो निरसित कर दिए गए थे। तो सब मिलाकर के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके लिए कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 23, यानी कि 23 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो क्या सब मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी व्यापकता विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। यानी कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन जिस प्रकार से किया गया है, जिस प्रकार से इसकी व्यापकता को प्रासंगिक माना गया है, इतने बड़े मौलिक अधिकार, इतनी बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार का वर्णन विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि भाग 3 इसके लिए रिजर्व किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। ये सारी बातें हैं। बराबर इस तरह से कंपटीशन में भी प्रश्न आते हैं, पूछता है कि मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद के बीच में है, तो 12 से 35 के बीच में स्थापित किया गया। कभी कभी संख्या भी पूछ देता है कितने अनुच्छेदों में वर्णित है, तो 23, ठीक है ना। फिर भी पूछ देता है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। या यूं पूछे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार किस योजना के तहत स्थापित किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत स्थापित किया गया था, ठीक है ना। थोड़ी सी और गति देते हैं। तो 7 प्रकार के मूल अधिकार भारतीय संविधान में स्थापित किए गए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत,
ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में 6 ही मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार जिसे आप कहते हैं संपत्ति का मौलिक अधिकार, यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसे निकाल करके इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। यानी कि भारतीय संविधान में जब मौलिक अधिकार लाया गया तो इसकी संख्या 7 थी, 7, और लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को निकाल करके उसे विधिक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान समय में कितने मौलिक अधिकार हैं? यह 6 है, ठीक है ना। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था वह कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, तो इसीलिए 6 इस समय है, ठीक है ना। अब देखिए जो संपत्ति का अधिकार जो निकाला गया उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में निकाला गया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर पूछता है कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार कब बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 1978 में। किस संशोधन द्वारा निकाला गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में निकाला गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर प्रश्न कंपटीशन में आता है ये। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे निकाल दिया गया इस तरह से। अब देखिए कि जो मूल अधिकार हैं और विधिक अधिकार में क्या अंतर है। भाई ये भी तो सोचने की बात है कि मूल अधिकार था और हटा करके उसे विधिक बना दिया गया, ठीक है ना। तो मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, तो देखेंगे कि मुख्य रूप से जो मूल अधिकार हैं तो मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जैसा कि आप जानते भी हैं। भाई मूल अधिकार जो है संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं, जबकि जो विधिक अधिकार है यह अधिनियमों द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। जो विधिक अधिकार है वो उसके लिए अधिनियम बनाए गए थे, यानी अधिनियम के द्वारा ही विधिक अधिकार को प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो अधिनियम कैसे बनता है ये तो आप जानते हैं कि जैसे कोई विधेयक किसी सदन में पेश होता है तो एक सदन द्वारा मंजूरी दी जाती है, फिर दूसरे सदन की मंजूरी मिलती है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह विधेयक अधिनियम हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उस विधेयक को अधिनियम कहा जाता है, तो वो अधिनियम हो गया। तो क्या है कि विधिक अधिकार एक अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है, और जबकि मूल अधिकार क्या है, ये संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। पहला अंतर है। दूसरा अंतर देखते हैं कि क्या है कि मूल अधिकार समाप्त या कम नहीं किए जा सकते। जो आपके मौलिक अधिकार हैं इसे न कम किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है, जबकि विधिक अधिकार को कम किया जा सकता है और इसे समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा अंतर है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में, दूसरा अंतर है। तीसरा क्या अंतर है कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में तीसरा क्या अंतर है कि मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति के इसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, है ना, यह इसे परिवर्तित कर सकता है। लेकिन विधिक अधिकार क्या है, ये तो सामान्य न्यायालय द्वारा भी परिवर्तित हो सकता है, ठीक है ना। तो विधिक अधिकार सामान्य न्यायालय द्वारा और जो मूल अधिकार है यह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह परिवर्तित किया जा सकता है। ये जो है तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर क्या है कि जैसे मूल अधिकार का उल्लंघन कुछ अपवादों को छोड़कर केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन कुछ अपवादों को छोड़ करके केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है, जबकि विधिक अधिकार का उल्लंघन सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें विधिक व्यक्ति भी शामिल है, द्वारा किया जा सकता है। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। और क्या है, यदि सर्वोच्चता को देखेंगे तो मूल अधिकार विधिक अधिकार से सर्वोच्च है। हर हाल में मौलिक अधिकार सर्वोच्च है विधिक अधिकार से, ठीक है ना। तो ये सर्वोच्चता भी मूल अधिकार को प्रदान किया गया है। तो इस तरह की जो डिफिनेशन है इसके, है ना, इस तरह के जो अंतर किए गए हैं कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में इस प्रकार से अंतर किए गए हैं, इस प्रकार से अंतर इसके स्पष्ट किए गए हैं। हाँ, अब देखेंगे कि जो मूल अधिकार हैं मुख्य रूप से जो संशोधन किए जाते हैं, तो मूल अधिकार को संशोधन करने की प्रक्रिया तो है, ठीक है ना। मूल अधिकार तो संशोधन संसद द्वारा कर दिया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
यह कह रहा है कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार संसद द्वारा तो परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि संविधान का आधारभूत ढांचा, इस पे कोई असर न पहुंचे, इसमें कोई बदलाव ना आ पाए, तो इस तरह से तो मूल अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस तरह की बातें जो हैं कही गई। इसके लिए देखें, इसके लिए कुछ वाद भी भारतीय संविधान में स्थापित किए गए हैं या जोड़े गए हैं। आपने देखा होगा कि केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में कुछ ये मामला जो वाद जुड़े हुए थे, इसमें देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में क्या निर्णय दिया था, संविधान की सर्वोच्च, यानी संविधान सर्वोच्च है ना। और क्या क्या निर्णय दिया था, सरकार का प्रजातांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप होना, ये तो है ही, यानी सरकार जो है प्रजातांत्रिक हो या गणतंत्रात्मक हो, इसका स्वरूप है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हो, ये भी उसने निर्णय दिया था। और क्या क्या दिया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी कि तीनों जो विधायिका है, विधायिका या कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन है, सब अलग अलग रूप से कार्य करेंगे। और क्या दिया था, संविधान का संघात्मक प्रकृत होना। यह मामले जो थे, यह केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिए गए थे। ठीक है ना, तो इसके लिए वाद भी जोड़ा गया था कि संविधान मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और क्या क्या था इसके लिए, हाँ, संविधान के आधारभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसके लिए कौन से वाद आए थे, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में क्या निर्णय आया था कि जैसे विधि का शासन, यानी भारत में विधि का शासन होगा, यानी कानून का शासन होगा। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में इस तरह से डिसीजन आए थे। और क्या क्या आए थे, न्यायालयों के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होगी, यानी कि जो वाद में जिस वाद का निस्तारण कर दिया गया हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले का निर्णय कर दिया हो, तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी पुनर्विचार याचिका करके न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है, वह इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में किए गए हैं। इस तरह के मामले जो हैं स्थापित किए गए हैं। हाँ, संविधान के आधारभूत ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसके लिए और भी वाद जुड़े थे, है ना, और भी वाद जुड़े थे। हमने बताया कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई, ठीक है ना। इसके साथ साथ इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के मामले में एक और निर्णय आया था। क्या निर्णय आया था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो चूंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव आधारित है, मुख्य रूप से लोकतंत्र की मजबूती की ओर या लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इस तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जाते हैं। तो इस मामले में भी निर्णय यही आया था। अगला जो बात जुड़ा हुआ था, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में कौन से निर्णय आए थे, इसमें देखते हैं कि संसद की संविधान संशोधन की असीमित शक्ति, यानी कि सीमित शक्ति, यानी कि मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में कौन से निर्णय आए थे कि संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि संविधान में संसद को संशोधित करने की सीमित शक्ति है, ठीक है ना। क्यों सीमित शक्ति है, क्योंकि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो ये सीमित शक्ति इस प्रकार से प्रदान की गई है। और क्या प्रदान की गई है कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सामंजस्य स्थापित होने चाहिए। तो जो मौलिक अधिकार हैं और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसे आप भाग 4 में वर्णित किया गया है, आगे अगला क्लास लेंगे तो बताएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल अधिकार में सामंजस्य स्थापित होने चाहिए। इस तरह के बातें जो हैं मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय आए थे। और क्या निर्णय आया था,
और क्या निर्णय आया था? न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति। हाँ, तो न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति ये जो प्रदान की गई है, ये इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजेंद्र नारायण के मामले में भी निर्णय आया था और मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में भी निर्णय आया था। न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति जो प्रदान की गई है आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे मामले जो हैं मुख्य रूप से मूल अधिकार, हालांकि ये तो चैप्टर बहुत लंबा है, इसके बाद भी ये कम से कम 2 या 3 क्लास इसके चलेंगे। इसके बाद जो है हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, कौन से अनुच्छेद को समाप्त किया गया, किसे नया जोड़ा गया था, ठीक है ना। आपातकालीन स्थिति में कौन से अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है ना, कौन से अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होते, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये कितने प्रकार के हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, इसके लिए कौन कौन से वाद जोड़े जाते हैं, ठीक है ना, या रिट पिटीशन जोड़े जाते हैं। इस तरह की बातें जो हैं ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो आज की जो मुख्य बातें थी वह मूल अधिकार की भूमिका से संबंधित थी। ये भी बराबर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में प्रश्न आता है, इंदिरा गांधी नेहरू के बारे में प्रश्न आता है, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ के मामले में प्रश्न आता है। इस तरह से आता है। कभी कभी इस तरह से पूछता है कि मूल अधिकार या विधिक अधिकार के संबंध में क्या सही है क्या सही नहीं है, इस तरह से प्रश्न आता है। बाकी और सारी व्यवस्थाएं और सारे प्रश्न जो हमने आपको बताया था किस प्रकार से आते हैं, ठीक है। और मुझे विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। और इसके बाद का जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं इसके बाद से, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।